कई दिनों से सीमा 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 आप सुन रहे हैं। अब खबर यह है कि अब सीमा जेल जाने वाली। सीमा को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, कई दिनों से चारों तरफ कैमरे, मीडिया कैमरों के बीच पूरा दिन इंटरव्यू। इस दौरान सीमा से ढेरों सवाल किए गए, सीमा ने सैकड़ों जवाब भी दिए उसके। लेकिन आज सुबह सीमा के दरवाजे पर नॉक हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। एटीएस पहुंच गई थी। सुबह एटीएस ने दरवाजा खटखटाया और एटीएस सीमा के घर के अंदर थी। उसके बाद एटीएस सीमा को अपने साथ ले गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। एटीएस ने सीमा को उठा लिया। उसके बाद एटीएस गुप्त जगह पर सीमा से पूछताछ कर रही है और पूछताछ बेवजह नहीं हो रही है। क्या एटीएस को सीमा के खिलाफ सबूत मिल गए हैं? यह रिपोर्ट देखिए। एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी। ये जो पीछे के रास्ते से सीमा को यहां से ले जाया गया। सीमा के दरवाजे पर सुबह एटीएस ने दस्तक दी। पाकिस्तान की सीमा को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उठाकर ले गई। नोएडा में अब चर्चा पाकिस्तानी भाभी की प्रेम कहानी की नहीं, उनकी जासूसी के जाल की है। ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा में भीड़ भले ही सीमा के रील और हिंदुस्तानी अवतार देखने पर उमड़ रही थी, लेकिन एटीएस की नजर पर्दे के पीछे के असली चेहरे पर थी। और जैसे ही सुराग मिला, एटीएस ने सीमा पर शिकंजा कस दिया। यूपी एटीएस ने आज सीमा और सचिन से पूछताछ की। दोनों को अलग अलग बिठाकर यूपी एटीएस की लंबी सवालों की फेहरिस्त का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि सीमा का सच अब ज्यादा छुपने वाला नहीं है। एजेंसी पता कर रही है कि प्रेम कहानी के पीछे कोई खतरनाक जासूसी का जाल तो नहीं, और सीमा के पीछे असली मोहरा कौन है। आइए अब आपको बताते हैं सीमा कहां है। एटीएस सीमा को लेकर कहां गई है, एटीएस सीमा से क्या पूछताछ करेगी, ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं एटीएस की कस्टडी में इस वक्त सीमा है। पुलिस और एटीएस की टीम एक साथ सीमा के घर पहुंची। एटीएस की टीम सादी वर्दी में मौजूद थी। टीम ने पहले घर जाने वाली गली बंद की। गली के दोनों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके बाद टीम ने सीमा हैदर को वहां से निकाला। सीमा को एटीएस की टीम अपने साथ ले गई है। सचिन और पिता नेत्रपाल को भी टीम अपने साथ ले गई है। पुलिस कमांड रूम में सीमा को पुलिस कमांड रूम में रखा गया है। नोएडा में ही बताया जाता है, जिस कमांड रूम में सीमा को रखा गया वहां पूछताछ हो रही है। एटीएस सीमा के हर बयान पर नजर रख रही है। सीमा का बदलता चाल ढाल एटीएस के रडार पर है। तीनों देशों में सीमा के मददगारों की तलाश हो रही है कि सीमा की मदद किसने की। एटीएस ये जांच कर रही है कि सीमा किस किस से मदद ले रही थी, सीमा के पास कितने मोबाइल फोन, कितने मोबाइल थे, और जांच हो रही है कितने मोबाइल नंबर्स थे। जांच हो रही है सीमा ने अपने सिम से किस किस से बात की है। पाकिस्तान में सीमा के पति के दावों की भी पड़ताल कर रही है एटीएस। एटीएस को सीमा के आईएसआई कनेक्शन का भी शक है। सीमा हैदर के कई एक्शन उसे संदिग्ध बनाते हैं। लेकिन एटीएस को सीमा पर शक बेवजह नहीं हुआ। सीमा पर एटीएस का शक और गहराया सीमा की हरकतों से। सीमा ने ऐसा क्या किया जो एटीएस की नजर सीमा पर थी, वो देखिए जरा। क्या कर रही थी सीमा, देख रहे हैं आप। ये सीमा की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एटीएस अपने कंट्रोल रूम में सीमा पर नजर रखे हुए थी। पहली जो शक हुआ कि सीमा मीडिया से बातचीत कर रही थी, वो सामान्य नहीं लग रहा था एटीएस को कि मीडिया से जिस तरह से जवाब दे रही थी। सरहद पार करने वाली आखिर इतनी सहज कैसे, ये दिमाग में था एटीएस के। सहज कैसे है जबकि बॉर्डर क्रॉस करके आई अवैध तरीके से, फिर भी इतनी कंफर्टेबल। दूसरी वजह जो एटीएस के दिमाग में थी, 5वीं पास सीमा पबजी खेलने में एक्सपर्ट थी। क्या सीमा इतनी स्मार्ट कि गेम की बारीकी भी समझती थी? तीसरी वजह, गेम खेलने के लिए सीमा ने अपना नाम मारिया सेव किया था। मारिया नाम से आईडी बनाई थी गेम खेलने के लिए, सीमा के नाम से नहीं। क्यों सीमा ने गेम के लिए फर्जी नाम रखा? एटीएस के रडार पर यह तीसरी बात थी। चौथी बात यह थी कि 10 दिन हिंदुस्तान में रहते हुए पूरा भेष बदल गया। बुर्का पहनने वाली सलीके से साड़ी बांधने लगी। पाक के मुसलमान भारत में तुलसी पूजा करने लगी। यह सनातन प्रेम था या फिर साजिश का हिस्सा था? 5वीं वजह जो एटीएस के जहन में थी, उर्दू बोलने वाली सीमा
अचानक शुद्ध हिंदी कैसे बोलने लगी? भारत आते ही हिंदू संस्कृति में सीमा घुल गई। कुछ दिन में बदलाव संभव या फिर आईएसआई ट्रेनिंग का नतीजा है। छठी वजह यह थी, सीमा के एक दस्तावेज में उसकी उम्र लिखी है 21 साल, दूसरे में उम्र लिखी है 29 साल, सीमा उम्र बता रही है 27 साल। सीमा को के फर्जी डॉक्यूमेंट शक को बढ़ाते चले गए। और सातवीं वजह, सीमा अचानक खबरों में आई, फिर पकड़ी गई, जमानत पर बाहर आई और सेलिब्रिटी बन गई। सेलिब्रिटी बनना अचानक हुआ या फिर किसी रणनीति का हिस्सा था? अब सुनिए जरा, पूर्व रॉ अधिकारी को मैं सुनवाने जा रहा हूं। आईबी, रॉ, ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व रॉ अधिकारी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग में रहे आरएसएन सिंह साहब बता रहे हैं क्या ऐसे लोग बहुत ट्रेंड होते हैं? सुनिए। ये केवल एक ये टिपिकल स्पाई ऑपरेशन मुझे नहीं लगता है आईएसआई की तरफ से। इसके कुछ राजनीतिक पहलू हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जैसे ही ये कांड हुआ है उसके बाद से जो प्रक्रिया जो देखी जा रही है पाकिस्तान में बड़ी अजीबोगरीब है। वहाँ पे कुछ हिंदुओं को बंदी बना लिया गया है। एक 150 साल पुराना मंदिर को उस पर हमला हुआ है और कहते हैं रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। अब और किसने किया तो कहा जा रहा है कि डेकॉइट्स ने किया है। अब आप बताइए कि एक देश जो कि इस बात को खुद ही मान रहा हो कि डेकॉइट्स हमारे यहाँ इस तरह के हमले करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कैसी साजिश है और उसमें कैसी मिली भगत है। तो ये एक राजनीति से ये प्रेरित, पाकिस्तान के द्वारा राजनीति से प्रेरित ये पूरा ये कांड है। तो सीमा के पीछे अब एटीएस लग चुकी है, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सीमा की जांच अब एटीएस कर रही है। एटीएस क्या करती है आपको बताऊं, एटीएस कैसे काम करती है। एटीएस के शिकंजे में आने का मतलब है आप बचकर नहीं निकल सकते हैं। यह है एटीएस, ये जो आप देख रहे हैं। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अमेरिकी स्वॉट की तर्ज पर गठन हुआ था एटीएस का। अब सीमा से यह पूछताछ कर रहे हैं। स्वॉट मतलब स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, खास तरह के ये जवान होते हैं। आतंकी गतिविधि पर स्वॉट काबू करती है। एटीएस भी आतंकी गतिविधि पर नजर रखती है। देशद्रोही तत्वों की एटीएस जानकारी जुटाती है। विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों की शिनाख्त करती है। शिनाख्त के साथ निगरानी की भी जिम्मेदारी एटीएस की होती है। तो सीमा पर निगरानी भी रख रही थी। ऐसे लोगों को अरेस्ट करके एटीएस पूछताछ करती है, सीमा से पूछताछ कर रही। जो जानकारी मिलती है केंद्रीय एजेंसियों से साझा करती है। ऐसे मामलों को आईबी यानी खुफिया विभाग और रॉ के साथ संपर्क में रहती है एटीएस। देश के कई राज्यों की अलग अलग एटीएस टीम मौजूद है। सीमा हैदर के मामले में यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस सीमा के पाकिस्तानी लिंक को लेकर जांच कर रही है। एटीएस में पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी शामिल होते हैं। सेना की तरह एटीएस जवानों की कड़ी ट्रेनिंग होती है। एटीएस की टीम में जवान आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। यूपी में एटीएस का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में है और एटीएस की कई ऑपरेशनल टीम और फील्ड यूनिट काम कर रही है इस वक्त। लेकिन एटीएस को शक कैसे हुआ? एटीएस के शक के पीछे बहुत वजह है। उनमें से एक बड़ी वजह क्या है? पाकिस्तान से कोई आए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से जो आया हो उसके रिश्ते पाकिस्तानी सेना से अगर हैं तो एटीएस की तेवरियां चढ़ना लाजमी था, एटीएस का शक बढ़ना लाजमी था। और यही हुआ क्योंकि सीमा का सीधा सीधा ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। सीमा का ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एटीएस की नजर इस पर थी। ये सीमा आपको दिख रही है, कहा गया सीमा मेजर भी है। पाकिस्तानी फौज से सीमा का सीधा रिश्ता है। सीमा के चाचा पाक सेना में सूबेदार, चाचा पाक सेना में सूबेदार, भाई पाकिस्तानी आर्मी में, और खुद सीमा ने पाक सेना से संपर्क कबूला। पाक आर्मी में सीमा के भाई की जांच हो रही है कि भाई क्या करता है। इनपुट जुटाए जा रहे हैं कि पाक सेना में सीमा का भाई है क्या। खुद सीमा के आईएसआई एजेंट होने का शक है। तमाम एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं।
सोशल मीडिया पर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। सीमा को पाकिस्तान आर्मी का मेजर भी बताया जा रहा है। एटीएस से लेकर आईबी तक सीमा की जांच में जुटी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी से सीमा का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है और सीमा का रिश्ता पाक सेना से है। चाचा सूबेदार हैं, भाई सेना में। यह बात खुद सीमा ने स्वीकार की है। सुनिए। मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है, वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है अभी वो भी नहीं बने। वो तो आम हवलदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं हैं। जॉब ना होने के कारण उन्होंने इसमें भर्ती ली। अब क्या सीमा जेल जाएगी? दूसरा कोई विकल्प नहीं है सीमा के सामने। सीमा की गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी है। जब पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया था, बल्लभगढ़ से पुलिस खड़ी है, सीमा है, सचिन है, गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा गया था। जेल में इनके साथ बच्चे भी थे, लेकिन इसी ग्राउंड पे सीमा को जमानत मिल गई। लेकिन अब एटीएस का शिकंजे में आने के बाद सीमा के सामने जेल जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्या सीमा जेल जाएगी? और मैं क्यों कह रहा हूं सीमा जेल जाएगी, उसके पीछे कारण है। देख रहे हैं, यह जेल का दरवाजा खुलेगा और सीमा को क्या जेल जाना होगा। पाकिस्तान की सीमा फिर गिरफ्तार हो सकती है। पुलिस कोर्ट में रिमांड की याचिका लगा सकती है कि सीमा की फिर से रिमांड चाहिए, पूछताछ करनी है। सीमा और सचिन पर गंभीर धाराएं जोड़ सकती है, जिससे दोनों की जमानत रद्द हो सकती है। ऐसे हालात में सीमा को फिर जेल जाना होगा। पूछताछ में किसी एजेंसी ने क्लीन चिट नहीं दी है सीमा को अभी। ऐसे में एटीएस जैसी जांच एजेंसी रिमांड मांग सकती है सीमा की, पूछताछ और जांच का हवाला देकर कस्टडी ले सकती है। दरअसल 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया गया था। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी थी। धारा 420 और 467 लगाई जाती है तो तुरंत जमानत नहीं मिलती, क्योंकि इन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। लेकिन सीमा ने एक भारतीय से सच्चे प्यार का हवाला दिया वहां पुलिस के सामने और 4 छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा पर गुहार लगाई। तब पुलिस ने सीमा पर बहुत ज्यादा गंभीर धाराएं नहीं लगाई। धारा 102B और विदेशी अधिनियम की धारा 14 लगाई थी। दोनों धाराओं में 5 साल से कम की कैद का प्रावधान है। इसलिए 7 जुलाई को कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। लेकिन सीमा की यह जमानत अब रद्द होने वाली है। सवाल बड़ा है, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं अब आखिर क्या होने वाला है, सीमा का क्या होगा। एटीएस भी शामिल हो गई है। अगर कोई ऐसे अन्य तथ्य आते हैं जो कि केवल अवैधानिक प्रवेश जो कि भारत में उन्होंने किया है, उसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई बातें आती हैं, जैसे कि नाजायज तरीके से आधार कार्ड प्राप्त करना अथवा अन्य कोई आपराधिक गतिविधियां, तो ये जेल जा सकती हैं। और एटीएस का लेने का मतलब ही यही होता है कि ये गहराई से पूछताछ हो, आवश्यकता अनुसार लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाए, जो तमाम अभिलेख आदि हैं उसका सत्यापन किया जाए और इनके जो भी विभिन्न बयान आए हैं न्यूज चैनल आदि के ऊपर, उसके बारे में भी कार्रवाई की जाए। लेकिन अब एक नजर में जहन में अगर कुछ आता है तो वो है कि सीमा के इतने चेहरे हैं, अलग अलग चेहरे। सीमा साड़ी में है, सीमा सूट में है, सीमा बिंदी और सिंदूर में है, और सीमा जब पाकिस्तान में है तो चश्मे में है और पाकिस्तानी लिबास में। ये सीमा के अलग अलग चेहरे हैं। सीमा वाकई प्यार में आई है या सीमा साजिश का हिस्सा है या आईएसआई एजेंट है, अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर सच है क्या। सीमा हैदर 3 महीने पहले तक पाकिस्तान में रहती थी। उसकी पहचान गुलाम हैदर की पत्नी के तौर पर थी। सीमा का पति गुलाम सऊदी अरब में काम करता था और सीमा एक आम मुस्लिम महिला की तरह कराची में 4 बच्चों के साथ रहती थी। सीमा को वीडियो रील बनाने और पबजी खेलने का भारी शौक था। पबजी गेम के जरिए ही वो एक भारतीय सचिन के संपर्क में आई, लेकिन उससे पहले सीमा का कई और युवकों के साथ वीडियो आया। कभी एजाज तो कभी और युवक के साथ सीमा ने वीडियो रील बनाया। मगर अब वो असली प्यार भारत के सचिन को मान रही है। पबजी से सचिन से शुरू हुई बात मुलाकात और फिर प्यार में तब्दील हो गई। सचिन के लिए सीमा ने सरहद की दूरी तोड़ दी, धर्म बदल दिया।
सचिन के साथ वो वीडियो बनाने लगी, जीने मरने की कस्में खाने लगी। देखते ही देखते सीमा का अंदाज, तौर तरीका और भाषा तक बदल गया। सचिन के प्यार में पाकिस्तान की सीमा भारतीय संस्कृति के रंग में रंगने लगी। आंगन में तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने लगी, राम नाम जपने लगी, सावन में व्रत रखने लगी। शंकर भगवान को जल चढ़ाना दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सीमा भारत की आम हिंदू महिला की तरह साड़ी पहनती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है और मांग पर सचिन के नाम का सिंदूर लगाती है। वो रहने बोलने के तरीके से पूरी तरह हिंदुस्तानी हो गई। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान में रहने वाली सीमा है। क्या ऐसे होता है? अब जरा सीमा को सुनिए। सीमा अपनी उम्र 27 साल बताती है। भारत आए 50-60 दिन हुए, 2-3 महीने सचिन से संपर्क हुए। जो सीमा ने 26-27 साल का वक्त पाकिस्तान में गुजारा, सीमा को ध्यान से सुनिए, उसके शब्दों को सुनिए। सिर्फ 3 महीने के अंदर क्या भाषा पूरी तरह से बदल गई? वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो कोई हिंदुस्तानी कर सकता है या कोई ट्रेंड कर सकता है जिसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई हो। सुनिए। भला करेगा, इनको भी स्वीकार कर लिया था। मैं स्वीकार करना स्वीकार है। बस भगवान भला करेगा, सब भला करेगा सब। हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। भला करेगा, इनको भी स्वीकार कर लिया था। मैं स्वीकार करना स्वीकार है। बस भगवान भला करेगा, सब भला करेगा सब। हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। सीमा सिर्फ 3 महीने में बोल रही भगवान भला करेगा। हम स्वीकार लेते हैं, हम साधारण हैं। पाकिस्तानी अमूमन बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। बहरहाल, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब बता रहे हैं कि आखिर ये एजेंट तैयार होते कैसे, इन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कितने ट्रेंड होते हैं। सुनिए। एक पाकिस्तान का यूनिट है 412, वो सिंध में लोकेटेड है। सिंध की लड़कियां नॉर्मली बहुत सुंदर होती हैं, 90% बहुत सुंदर। अब सीमा को भी देखो, मतलब इसके कंपैरिजन में तो, लड़के कंपैरिजन में तो बहुत ही सुंदर है वो। तो ये क्या करते हैं, ये यूनिट 412 एक कैप्टन या मेजर हेड करता है जो कि सिंध में लोकेटेड रहता है, और उसका काम सिर्फ ये है कि सुंदर सुंदर नारियों को जो कि भक्त के भाव में ISI एजेंट बनने के लिए तैयार हैं, उनको पिकअप कर लेता है, शॉर्टलिस्ट करता है, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है। ट्रेनिंग की किस फील्ड में? भाषा की प्रोफिशिएंसी। अब देखो सीमा कितना, ये यूपी का डायलेक्ट बोल रही है। मैं 1998 से नोएडा में हूँ, मैं यूपी का डायलेक्ट नहीं बोल सकता, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो या तो हिंदी अंग्रेजी या अपना मैथिली बिहार का। ये धड़ाधड़ यूपी डायलेक्ट बोल रही है। इसका मतलब है कम से कम 6 महीना इसका ट्रेनिंग हुआ है। उसके बाद इनको कैमरा कैसे इस्तेमाल करना है, कैमरा को कैसे फेस करना है, कॉन्फिडेंस कैसे दिखाना है, मीडिया को कैसे डक करना है, कैसे गोल पोस्ट शिफ्ट करना है, कैसे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना है, कैसे हनी ट्रैप करना है, कैसे मुंह में फंसाना है, ये सब इनको सिखाया जाता है। वही नहीं, सिंध में कुछ स्टूडियो ये यूनिट 412 बना रखी है। उस स्टूडियो में क्या है? स्टूडियो में हनुमान जी की मूर्ति है, ये फोटो है, हमारी देवी देवताओं का फोटो है, ताकि जब ये हनी ट्रैप करने की कोशिश करे। DRDO वाला बंदा कैसे फंसा? वो लड़की बोली मैं हिंदू हूँ, पाकिस्तान में बहुत तबाह हो रही है, और बैकग्राउंड में दिखाया कि लक्ष्मी जी का फोटो है वगैरह वगैरह। कन्विंस हो जाता है कि सचमुच में ये हिंदू लड़की है, और अपना धर्म के नाम पे वो वीकनेस में फंस जाता है। तो ये साजिश होती, इस तरह से इस नाग कन्या को ट्रेनिंग दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, आप एसपी सिन्हा साहब को सुन रहे थे, इसकी जानकारी मिली कैसे, कौन पता लगाता है, ये देखिए जरा। सीमा बेशक नोएडा के रब्बूपुरा में रह रही हो, लेकिन यह है इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB के नाम से जिसे आप जानते हैं, खुफिया विभाग। सीमा रब्बूपुरा में थी, लेकिन खुफिया विभाग पूरी जानकारी जुटा रहा था सीमा के बारे में। एक एक अपडेट, भारत से लेकर पाकिस्तान तक सारी जानकारियां जुटाई, फिर ATS के साथ साझा की। उसके बाद कुछ हुआ। देखिए IB क्या करता है। सीमा मामले को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो शुरू से एक्शन में, गिरफ्तारी से पहले ही IB उससे जुड़े इनपुट जुटा रही है। IB के इनपुट के बाद ही ATS ने सीमा पर शिकंजा कसा है। IB ने सीमा के पाकिस्तानी सेना से जुड़े होने का इनपुट दिया, बताया कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं।
सीमा का भाई पाकिस्तानी फौज में सिपाही है और खास मकसद से पाकिस्तान उसे भारत भेज सकता है, इसकी आशंका है। मतलब सीमा पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है। आईबी की भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी आईबी, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका मकसद देश में शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसके लिए आईबी देश के अंदर खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, फिर जांच एजेंसियां और पुलिस को जानकारी साझा करती है। आईबी बेहद रहस्यमय और गोपनीय तरीके से काम करने के लिए जानी जाती है। कई बार आईबी के परिवार तक को नई जानकारी लगती है कि आईबी कर्मचारी कौन सा ऑपरेशन कर रहा है और कहां है। यानी कहने का मतलब यह है कि आईबी के ऑफिसर जो काम करते हैं उनके परिवार वालों को भी नहीं पता कि उनके घर का सदस्य किसी खुफिया विभाग के लिए काम करता है। सुनिए जरा, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं आईबी कैसे काम करती है और इस मामले में आईबी ने कैसे काम किया होगा। सुनिए। ये स्पष्ट होना चाहिए, आईबी इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, इंक्वायर करती है। इन्वेस्टिगेशन होता है स्थानीय पुलिस के द्वारा, जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाता है। आईबी के जांच के कार्य में समस्त तथ्यों का मूल समावेश और मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर आईबी जो भी अभिसूचना होती है उससे स्थानीय पुलिस और प्रशासन को अवगत कराती है, सावधानी बरतने हेतु परामर्श देती है और क्या बेहतर किया जा सकता है इसके ऊपर परामर्श देती है। इन्वेस्टिगेशन का काम लोकल पुलिस का होता है, आईबी केवल इंक्वायरी करती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं एटीएस क्या जांच करेगी, उसके दिमाग में कौन से सवाल चल रहे हैं सीमा को लेकर। सीमा पूरी तरह से एटीएस के शिकंजे में है। अब तक पुलिस जांच कर रही थी, अब यह जांच थोड़े ऊपर लेवल पर आ गई है। टेररिस्ट स्क्वाड जांच कर रही है, आतंकी तार खंगालेगी। इसलिए हर वो जगह जहां जहां सीमा गई, कब गई, क्यों गई, कैसे गई, हर चीज एक एक देश के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीमा का ताल्लुक पाकिस्तान से, तो सबसे पहले एटीएस क्या जांचेगी, पाकिस्तान में सीमा किसके संपर्क में थी, पासपोर्ट और दुबई के वीजा में किसने मदद की, 4 बच्चों के साथ कैसे आसानी से नेपाल पहुंच गई, एजेंसी को पता नहीं लगा कि भारत जाने वाली है, 5वीं पास सीमा ने कैसे 5 पासपोर्ट बनवा लिए, पाकिस्तान से कहां गई, संयुक्त अरब अमीरात दुबई। अब दुबई से जुड़ी जानकारी जुटाएगी। सीमा ने दुबई जाने का भी खुलासा किया। सीमा के दुबई जाने के पीछे क्या वजह थी, क्यों गई दुबई, दुबई में सीमा किसके पास रुकी, कहां ठहरी थी, किसने अपने यहां रखा था, किसने दुबई में सीमा की मदद की। भारत की जांच एजेंसियां दुबई में भी पड़ताल करेंगी। उसके बाद सीमा दुबई से पहुंची नेपाल, 3 महीने में 2 बार नेपाल गई। काठमांडू में हिंदू परिवार में शादी की, सचिन के साथ एक होटल में 7 दिन तक रही सीमा, दूसरी बार मई में फिर नेपाल पहुंच गई। क्या नेपाल में सीमा की कोई मदद कर रहा था, यह तो साफ है कोई मदद कर रहा था। क्या नेपाल में कोई पाकिस्तानी जासूस भी था। यूपी एटीएस की टीम नेपाल से भी जांच में जुड़ी है। यह सारी जांच के बाद भारत के अंदर सीमा कैसे आई, यह जांच, क्या बिना जांच के नेपाल से भारत आ गई, बिना पासपोर्ट के कैसे 2 महीने से भारत में है, भारत में 50 दिन से सीमा आखिर क्या कर रही थी, भारत में रहने के पीछे मकसद जासूसी तो नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब जांच एजेंसी तलाशेगी। सीमा ने खुद बताया कि वो आखिर कहां कहां गई, कितने दिन दुबई रही, कितने दिन नेपाल रही, कैसे भारत में आई। सुनिए सीमा को। सिर्फ नेपाल के लिए आ रही थी, मेरा वीज़ा नेपाल का ही था। मुझे नहीं पता था कि सीधा नेपाल जहाज़ नहीं जाते हैं, सीधा इंडिया जहाज़ नहीं आते। उन्होंने मुझे बताया कि आपके ये जहाज़ है, तो मैंने कहा सर ये अलग अलग जहाज़ क्यों हैं, दुबई क्यों, नहीं बताया। जिन्होंने टिकट करके दी थी मुझे, एक तो ट्रेलवे जिमनी ऐसे कोई उनका है, ऑफिस है, उन्होंने बताया थी। फिर मैं मतलब वहाँ से पाकिस्तान इंटरनेशनल होता है जिना एयरपोर्ट है, वहाँ से दुबई, दुबई से यहाँ खटमंडू, ऐसे जहाज़ ऐसे उड़ते हैं। सीधा नेपाल के लिए पाकिस्तान से कोई भी जहाज़ नहीं उड़ता मैम, इसलिए ऐसा आना पड़ा। बाकी दुबई में कहीं गई नहीं, दुबई एयरपोर्ट के अंदर ही रही थी मैम। तो सीमा कहां कहां गई, एक ये बात, लेकिन सीमा सोचिए पाकिस्तान में रही, नेपाल में रही, भारत में रही, सीमा का सिम कार्ड कहां है, सीमा कैसे बात कर रही थी, ये देख रहे हैं आप, ये सिम कार्ड है। सीमा ने सिम कार्ड तोड़ दिया। अब कोई सिम कार्ड क्यों तोड़ता है, आपके हमारे पास सिम कार्ड है, कभी सिम कार्ड तोड़ा, कोई वजह समझ में आती है सिम कार्ड तोड़ने की, लेकिन सीमा ने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया, भला क्यों, सभी के जहन में सवाल आएगा।
तो अब मैं आपको बताता हूं, सीमा हैदर के पास पाकिस्तान की एक सिम थी। पाकिस्तान के बाहर उसका इस्तेमाल नहीं किया उस सिम कार्ड का। नेपाल में भी सीमा ने पाकिस्तानी सिम नहीं चलाया। काठमांडू में भी सीमा ने नेपाली सिम हासिल कर लिया, यानी नेपाल गई तो नेपाल का सिम, पाकिस्तान में थी तो पाकिस्तान का सिम। किस दस्तावेज से सीमा को नेपाल का सिम मिल गया, कोई जानकारी नहीं। या फिर नेपाली सिम दिलाने के पीछे कोई और था, किसी और ने सिम कार्ड दिलाया। जिसने सिम दिलाया, क्या उसी ने भारत में घुसपैठ कराई? भारत आने से पहले सीमा ने क्या जानबूझकर सिम तोड़ डाला? क्या सीमा अपने पाकिस्तानी संपर्क को छिपाना चाहती है? सीमा ने सिम अगर तोड़ा तो उसे फिर फेंका क्यों नहीं? क्या टूटी हुई सिम रखने के पीछे भी सीमा का कोई प्लान है? सिम तोड़ना, टूटी सिम रखना आम इंसान का काम नहीं है। खास मकसद के लिए इस तरह का कदम हो सकता है। इसलिए सिम टूटने के से जासूस होने का शक और बढ़ जाता है, क्योंकि टूटी सिम से डेटा निकालना बहुत मुश्किल काम है और टूटी सिम के बहाने वो एजेंसियों को उलझाए रखेगी, एक ये वजह। लेकिन सिम टूट गया होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन सिर्फ सिम नहीं टूटा, सीमा का मोबाइल भी चूर चूर हो गया। सीमा मोबाइल लेकर आई, कई मोबाइल थे, एक मोबाइल पूरी तरह से टूट गया। क्यों टूट गया, कैसे टूट गया, और सीमा टूटा हुआ मोबाइल लेकर क्यों चल रही है? सिम का टूटना, मोबाइल का टूटना, ये सारे तोड़फोड़ सवाल दिमाग में और बढ़ा देते हैं। सीमा से थाने में भी पूछताछ हुई थी। सीमा हैदर के पास एक दो नहीं 4 फोन बरामद हुए, 4। सीमा के छोटे छोटे बच्चे हैं 4। सीमा कह रही है चारों बच्चों के फोन हैं। सोचिए, सीमा के पास घर चलाने की स्थिति नहीं थी, लेकिन चारों बच्चों के पास फोन थे। 3 फोन चालू हालत में थे, चौथा फोन टूटा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर भी जांच कर रही हैं। सीमा ने पाकिस्तान वाला फोन आखिर क्यों तोड़ा? फोन टूट गया तो जानबूझकर तोड़ा गया, सवाल यह है। सीमा ने सचिन से की गई 7 महीने की चैट डिलीट कर दी। कोई चैट भला क्यों डिलीट करता है? जब सचिन से प्यार है, फिर चैट डिलीट के पीछे मंशा क्या है? किसी चीज को खत्म करने के पीछे मकसद क्या है? सुरक्षा के जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं। अपराधी अपने फिंगरप्रिंट आखिर क्यों मिटाता है? क्या मोबाइल तोड़कर सीमा ने कुछ छिपाया है? सीमा ने नेपाल से इंटरनेट से कॉल किया था। नेपाल में इंटरनेट भी किसी और के फोन से लिया था जब बस में थी, यानी नेपाल वाला सिम वहीं तोड़ दिया। रास्ते में आ रही थी तो कोई सिम नहीं था, दूसरे के मोबाइल से इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए लेकर फिर फोन किया। क्या सीमा को ऐसा करना की हिदायत दी गई थी? अंतर्राष्ट्रीय कॉल अपने फोन से मत करना। सुरक्षा एजेंसियां सीमा के कॉल डिटेल खंगाल रही हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग थी जिसके बारे में जानकारी मिलना मुश्किल है। दूसरे फोन से इंटरनेट कॉल के पीछे आखिर मंशा क्या थी? डिलीट चैट को रिकवर करने की कोशिश हो रही है। तोड़े गए मोबाइल से भी जानकारी जुटाने की कोशिश है। दोनों के बीच किन किन मोबाइल नंबर से बात हुई? सीमा सचिन के संपर्क में कब से थी? सीमा ने सचिन के अलावा और किस किस से बात की? यूपी एटीएस की एक टीम नेपाल में मौजूद है। सीमा के दिए बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। अब आप समझिए, लोगों को लग रहा था जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही थी और अब एक्शन में। लेकिन सीमा का फोन और सिम की जो हाल है, क्या सब कुछ वापस निकाला जा सकता है फोन से और सिम से? सुनिए जरा, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब को, वो बता रहे हैं। लेकिन अब ये लेटेस्ट जो टूल्स आ गए हैं वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो आपके टूटे हुए सिम कार्ड से जितना भी डेटा रिट्रीव किया जा सकता है वो कर लेते हैं। और फोन जो होता है, फोन तो और बहुत बड़ी चीज होती है। जब फोन भी टूट जाए तो ऐसा तो नहीं कि फोन के हर जगह चूर चूर उसके टुकड़े हो जाते हैं। कोई बड़ा टुकड़ा होता है, कोई छोटा टुकड़ा होता है, तो वो टुकड़े वो काम करते हैं और उससे जो जो चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं करते हैं। तो फिर एक डेटा डंप सामने आ जाता है। अब वो इंटेलिजिबल है या नहीं है वो तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ही बताती है, लेकिन अक्सर इस तरह के डंप से भी बहुत सारा महत्वपूर्ण डेटा निकल आता है। अब एक सवाल ये है कि जांच सीमा के पाकिस्तान, सीमा के दुबई, सीमा के नेपाल और अब भारत की बारी है। ये आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीमा के पाकिस्तान वाला घर है। सीमा इस घर में रहती है। यहां से सीमा भारत आई। अब आपको दिखाते हैं सीमा 50 दिन तक भारत में कहां कहां रही, 50 दिन सीमा कहां कहां गई। अब सवाल ये, सीमा हैदर
4 बच्चों समेत 13 मई को नेपाल से दिल्ली होते हुए ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा आ गई। सीमा वहीं सचिन के साथ रहने लगी। इस दौरान 50 दिनों तक पुलिस से लेकर जांच एजेंसियां तक को इसकी खबर नहीं लगी। इस दौरान सचिन का परिवार उस पर सीमा से शादी का दबाव बनाने लगा। सचिन कोर्ट मैरिज के लिए वकील से सलाह लेने बुलंदशहर पहुंच गया। वकील ने जब सीमा के पाकिस्तानी दस्तावेज देखे तो उसने दोनों की शादी कराने से साफ साफ इनकार कर दिया। वकील ने ही नोएडा पुलिस को सीमा हैदर के बारे में जानकारी दे दी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने 4 जुलाई को सीमा को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी सीमा की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। 50 दिन तक आखिर हुआ क्या? सीमा ने क्या क्या किया 50 दिन तक? एक सवाल यह, सीमा सचिन के साथ कहां कहां गई? दूसरा सवाल, रब्बूपुरा की दिल्ली से दूरी 50 किलोमीटर है। दिल्ली में देश के बड़े बड़े संस्थान हैं। सीमा ने क्या दिल्ली की महत्वपूर्ण जगहों का दौरा भी किया इस दौरान? क्या सीमा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसी जगह पर गई सचिन के साथ? सुरक्षा एजेंसियां इसकी भी जांच कर रही। सीमा और सचिन शादी का भी दावा कर रहे हैं। सीमा ने कहा हमने 13 मार्च को शादी कर ली। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की गई। शादी के बाद मैंने हिंदू धर्म अपना लिया। जांच एजेंसियां सीमा के दावे की भी जांच कर रही हैं। क्या वाकई सीमा ने शादी की है या सिर्फ नाटक है, या हिंदुस्तान में रहने के लिए दिखावा किया है सीमा ने? इन सारी मामलों की जांच कर रही है जांच एजेंसियां। लेकिन सुनिए, सीमा ने खुद बताया वो कब से नोएडा में रह रही है, कहां कहां गई, सुनिए। ना ही हमें किसी ने पकड़ा, न ही किसी को हम पे शक हुआ कि मैं पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से हूँ, क्योंकि हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। हम खुद वकील के पास गए कि वकील हमें कोई हल बता दे, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी अनलीगल नहीं रहना चाहती थी। बच्चों को स्कूल भेजना था, फ्यूचर इनका बनाना था। तो मैं खुद, मेरे पति और मैं वकील के पास गए कि वो हमें कोई हल बता दें, मतलब कानूनी, ताकि हम मतलब यहाँ रह सके। तो सीमा का बचना अब मुश्किल है, लेकिन सीमा चारों तरफ से घिरी है। एक तरफ एटीएस से, यानी भारत में एजेंसियों से, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में हर रोज एक खड़ा हो जाता है बंदूक लेकर और धमकियां दे रहा है। देख रहे हैं अगल बगल बंदूक रखे, आटा है नहीं इनके पास खाने को, बंदूकें पूरी हैं, गोलियां पूरी हैं, और धमकी दे रहा है एक और डाकू। देखिए ये क्या धमकी दे रहा है, लाइन से कई आ चुके हैं, एक और आ गया है जो धमकी दे रहा है कि सीमा को वापस भेज दो। जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है, इनको सीमा भी चाहिए। देखिए पाक में कट्टरपंथी बौखला गए, सीमा को लेकर पाक में बौखलाहट है। कट्टरपंथियों ने फिर से धमकी दी है, वीडियो जारी करके धमकी दे रहे हैं। ये कहा सीमा की वापसी हमारा उद्देश्य है, अगर सीमा को वापस नहीं किया तो पाकिस्तान में मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर मंदिरों पर पुलिस की तैनाती की गई तो पुलिस को भी हम निशाना बनाएंगे, मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमले करेंगे। सिंध के काश्मोर में मंदिर पर हमला हो चुका है, रॉकेट लॉन्चर से मंदिर को निशाना बनाया गया। कट्टरपंथियों ने यह अटैक रविवार को किया था, मंदिर के साथ ही हिंदुओं पर भी हमला किया गया। हमले के समय मंदिर बंद था इसलिए नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से कट्टरपंथियों ने धमकी दी है। सुनिए जरा इनको क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल मालिक जागीरानी ॻाल्हायां थो। असांजो वीडियो ते अचण जो मक़सदु इहो ई आहे, सीमा वापसि कराई वञे। सीमा वापसि न कंदो त को बि मंदरु महफ़ूज़ न रहंदुसि। राति बि गोला हणी आयो हुआसीं, आईंदा बि हर मंदर ते हमिलो कंदोमांसि। जो मंदर प्यारा अथसि त सीमा वापसि कराए, जो मंदरनि जो ख़ैरु घुरिणो अथसि। न त गश्ती जेके गाॾियुनि वारा पुलिस वारा अथसि इहे बि मारींदोमांसि, हर मंदर ते हमिलो कंदो रहंदोमांसि। अस्सलाम वालेकुम। तो वहां धमकी अलग दी जा रही है और यहां अलग अलग धर्मगुरु भी सवाल उठा रहे हैं। राजू दास भी सवाल उठा रहे हैं और देवबंद से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जरा भारत में धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं धर्मगुरुओं की। कोई कह रहा वापस भेज दो, कोई कह रहा भारत में ही रहने दो। राजू दास कह रहे हैं सीमा क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर अपनी मर्जी से ही भारत आई है, भारत में महिलाओं का सम्मान होता है। कासमी कह रहे हैं, मुफ्ती अरशद कासमी, जिंदगी इस्लाम में गुजारी, चंद दिन में सब भूल गई सीमा, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी जांच होनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं सीमा मामले को जल्द निपटाया जाना चाहिए, मंदिर पर हमले का मामला यूएन में उठना चाहिए, पाकिस्तान को जल्द सबक सिखाना चाहिए। अब्दुल मोइद अजहरी कह रहे हैं हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है सीमा,
जांच होनी चाहिए। सीमा किस मकसद से आई है, सुनिए जरा। राजू दास को सुनिए, मौलाना क्या कह रहे हैं और स्वामी चक्रपाणी क्या कह रहे हैं। सिंध में डाकुओं के द्वारा वहां पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं। भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान से आने वाले जासूसों की जिंदगी पर जिनको नज़र है, उनकी हरकतों पर जिनकी नज़र है, उनका कहना ये है कि ये बहुत बड़ा कोई हादसा होने वाला है और ये सीमा के ज़रिए होगा। सीमा हैदर अंदर आ गई अवैध रूप से, तो मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाए और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। मैं तो समझता हूं कि ये पाकिस्तान द्वारा भेजी गई एक ISI एजेंट है। हुकूमत हिंद को चाहिए कि ऐसे लोगों की फौरन तत्काल जो है इनकी जांच करें, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। जो मुल्क के अंदर चोरी छुपे आ रहे हैं, घुसपैठियों की तरह घुस रहे हैं, बगैर इजाजत के मुल्क के अंदर आ रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। तो अब सीमा शिकंजे में है, चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। अगर सीमा वाकई ISI एजेंट या जासूस है तो ATS के शिकंजे से बचने वाली नहीं है।